दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पुलिस, आर्मी, सीईटी या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? अनुच्छेद पढ़ तो लेते हैं पर याद नहीं रहते। इसीलिए आज की इस स्पेशल क्लास में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 51 तक को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। हम पहले वाले भाग में अनुच्छेद 1 से 18 तक पढ़ चुके हैं, जहां हमने संघ, नागरिकता और समानता के अधिकार को समझा था। अब आज का यह भाग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर आधारित है। मैं हर अनुच्छेद की वही लाइन बोलूंगा जो आपकी नोट्स वाली फोटो में लिखी है, और फिर उसे लगभग 50 शब्दों में आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि आपको पढ़ते ही याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भाग 3, मौलिक अधिकार जारी। अनुच्छेद 19। वाक, अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आवागमन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता मिलती है। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को कई प्रकार की आजादी देता है। कोई भी व्यक्ति खुलकर अपनी बात कह सकता है, शांतिपूर्ण सभा कर सकता है, संगठन बना सकता है, पूरे भारत में कहीं भी घूम और रह सकता है। साथ ही वह अपनी पसंद का कोई भी वैध व्यवसाय या नौकरी चुन सकता है। लोकतंत्र की असली ताकत इसी अनुच्छेद में दिखाई देती है। अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोहरी सजा नहीं, आत्मदोष नहीं आदि। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसे उसी अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। किसी को ऐसा अपराध मानकर दंड नहीं दिया जा सकता जो अपराध उस समय कानून में था ही नहीं। साथ ही किसी व्यक्ति को खुद अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद नागरिकों को कानूनी शोषण से बचाता है। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित नहीं। यह अनुच्छेद हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद के तहत शिक्षा, स्वच्छ वातावरण, स्वास्थ्य और गरिमा के साथ जीवन जैसे कई महत्वपूर्ण अधिकारों को भी इसमें शामिल किया है। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और निरोध के मामलों में संरक्षण, कारण बताना, वकील का अधिकार आदि। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। गिरफ्तार व्यक्ति को वकील रखने का पूरा अधिकार मिलता है। साथ ही उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। यह अनुच्छेद पुलिस की मनमानी रोकने और नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। अनुच्छेद 23, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम का निषेध। यह अनुच्छेद मानव खरीद फरोख्त, बंधुआ मजदूरी और जबरदस्ती काम कराने जैसी अमानवीय प्रथाओं पर रोक लगाता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से उसकी इच्छा के खिलाफ काम नहीं करा सकता। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब, कमजोर और मजदूर वर्ग को शोषण से बचाना और मानव गरिमा की रक्षा करना है। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों स्लैश खतरनाक कार्यों में नियोजन का निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों, कारखानों और खदानों में काम पर लगाना कानूनन अपराध है। संविधान चाहता है कि बच्चे मजदूरी करने के बजाय शिक्षा प्राप्त करें और सुरक्षित वातावरण में अपना भविष्य बनाएं। यह अनुच्छेद बाल श्रम रोकने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करता है। अनुच्छेद 25, धर्म की स्वतंत्रता, मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। भारत में हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियां कर सकता है। यही कारण है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है, जहां सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। अनुच्छेद 26, धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। हर धार्मिक समुदाय को अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, उनका संचालन करने और अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन
करने का अधिकार प्राप्त है। सरकार किसी धर्म के आंतरिक धार्मिक कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करती। यह अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाता है और सभी समुदायों को समान अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सरकार किसी भी नागरिक को किसी खास धर्म के प्रचार प्रसार के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इसका उद्देश्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार बनाए रखना है। भारत का संविधान धर्म और सरकार को अलग रखते हुए धार्मिक निष्पक्षता और समानता की भावना को मजबूत करता है। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य नहीं किया जा सकता। कोई भी छात्र अपनी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखना है, ताकि सभी धर्मों के छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जा सके। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार। भारत में रहने वाले सभी अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। कोई भी समुदाय अपनी पहचान और परंपराओं को बचा सकता है। यह अनुच्छेद भारत की सांस्कृतिक विविधता और विभिन्न समुदायों की विरासत को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार प्राप्त है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति और शिक्षा को सुरक्षित रखते हुए समाज में आगे बढ़ सके। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं, 44वें संशोधन से हटाया गया। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब सरकार सार्वजनिक हित में कानून के अनुसार संपत्ति अधिग्रहित कर सकती है। वर्तमान में यह अधिकार अनुच्छेद 300A के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका का अधिकार। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि यही अनुच्छेद अधिकारों की वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस आदि के मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति। देश की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कुछ मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सके। इसका उद्देश्य सुरक्षा बलों में अनुशासन, गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि किसी क्षेत्र में गंभीर अशांति या आपात स्थिति के कारण मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो वहां कुछ मौलिक अधिकारों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य उस क्षेत्र में शांति, कानून और व्यवस्था को दोबारा स्थापित करना होता है। अनुच्छेद 35 भाग 3 से संबंधित कानून बनाने की संसद की शक्ति। मौलिक अधिकारों से जुड़े कुछ विशेष विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्य सरकारें ऐसे कानून नहीं बना सकती। इसका उद्देश्य पूरे देश में मौलिक अधिकारों से संबंधित कानूनों में एक रूपता बनाए रखना है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित करता है। यह अनुच्छेद बताता है कि नीति निर्देशक तत्वों में राज्य शब्द का क्या अर्थ होगा। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी संस्थाएं शामिल होती हैं। यह अनुच्छेद आगे आने वाले नीति निर्देशक तत्वों को समझने का आधार प्रदान करता है। अनुच्छेद 37
नीति निर्देशक तत्वों का प्रवर्तन नहीं, परंतु राज्य के लिए मूलभूत मार्गदर्शक। इन तत्वों को अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन देश के शासन के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सरकार कानून बनाते समय इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखती है ताकि देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित किया जा सके। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करना। राज्य का उद्देश्य ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर, न्याय और सम्मान मिले। सरकार को गरीबी, असमानता और शोषण कम करने के लिए कार्य करना चाहिए ताकि समाज में संतुलन और समानता स्थापित हो सके। अनुच्छेद 39 नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका के साधनों का अधिकार सुनिश्चित करना। यह अनुच्छेद कहता है कि हर नागरिक को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन मिलने चाहिए। पुरुष और महिला दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए तथा देश के संसाधनों का उपयोग सभी लोगों के हित में होना चाहिए। इसका उद्देश्य आर्थिक समानता स्थापित करना है। अनुच्छेद 39 ए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है ताकि न्याय केवल अमीर लोगों तक सीमित न रहे। हर व्यक्ति को समान न्याय मिले, यही इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य को गांवों में पंचायतों का गठन और विकास करना चाहिए ताकि स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हो सके। पंचायत व्यवस्था से गांवों के लोग अपने क्षेत्र के निर्णय स्वयं लेने में सक्षम बनते हैं और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। राज्य अपने नागरिकों को रोजगार, शिक्षा और बेरोजगारी, बीमारी या वृद्धावस्था में सहायता देने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराना है। अनुच्छेद 42 मानवीय कार्य दशाएं और प्रसूति सहायता। काम करने की परिस्थितियां सुरक्षित और मानवीय होनी चाहिए। महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के समय विशेष सहायता और सुविधाएं मिलनी चाहिए। यह अनुच्छेद श्रमिकों और विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 43 मजदूरों के लिए जीविकोपार्जन वेतन। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मजदूरों को ऐसा वेतन मिले जिससे वे सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें। साथ ही उन्हें आराम, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर की सुविधाएं भी प्राप्त हों। अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। उद्योगों और कंपनियों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने की बात इस अनुच्छेद में कही गई है। इससे मजदूरों और मालिकों के बीच बेहतर संबंध बनते हैं तथा कार्यस्थल पर सहयोग और संतुलन बना रहता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। इस अनुच्छेद में पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कानून लागू करने की बात कही गई है। वर्तमान में विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में अलग अलग धर्मों के अलग कानून हैं। संविधान चाहता है कि भविष्य में सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाकर राष्ट्रीय एकता और समानता को मजबूत किया जाए। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा 6 वर्ष तक। राज्य का कर्तव्य है कि छोटे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और अच्छी देखभाल उपलब्ध कराई जाए। 6 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर विशेष ध्यान देने की बात इस अनुच्छेद में कही गई है ताकि देश का भविष्य मजबूत और शिक्षित बन सके। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के हितों का संवर्धन। राज्य को समाज के कमजोर वर्गों या विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की शिक्षा और आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इसका उद्देश्य सामाजिक भेदभाव समाप्त करना और कमजोर वर्गों को बराबरी का अवसर देकर उन्हें मुख्य धारा में लाना है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार। राज्य का यह कर्तव्य है कि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो और उन्हें पर्याप्त पोषण मिले। सरकार को नशे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के सेवन को कम करने का प्रयास भी करना चाहिए। यह अनुच्छेद स्वस्थ,
और मजबूत समाज बनाने पर जोर देता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। सरकार को कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से विकसित करना चाहिए। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और देश की खाद्य व्यवस्था बेहतर बनेगी। साथ ही गायों और दुधारू पशुओं की सुरक्षा और नस्ल सुधार पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण। राज्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण की रक्षा करे तथा जंगलों और वन्य जीवों को सुरक्षित रखे। बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय संकट को देखते हुए यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका उद्देश्य प्रकृति का संतुलन बनाए रखना और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण। देश के ऐतिहासिक स्मारकों, पुरानी इमारतों और सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इन धरोहरों से देश का इतिहास और संस्कृति जुड़ी होती है, इसलिए राज्य को इन्हें नुकसान और विनाश से बचाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। इस अनुच्छेद का उद्देश्य न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाना है ताकि न्याय निष्पक्ष तरीके से दिया जा सके। अदालतों पर सरकार या प्रशासन का दबाव नहीं होना चाहिए। जब न्यायपालिका स्वतंत्र रहती है तभी नागरिकों को सही और निष्पक्ष न्याय मिल पाता है। अनुच्छेद 51 विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। भारत विश्व में शांति और अच्छे संबंध बनाए रखने की नीति अपनाता है। यह अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने और देशों के बीच विवादों को युद्ध के बजाय बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने पर जोर देता है। इसका उद्देश्य विश्व में सहयोग और शांति स्थापित करना है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 51 तक को विस्तार से समझा। इस भाग में आपने मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बहुत आसान भाषा में पढ़ा, जिससे अब इन्हें याद रखना काफी आसान हो जाएगा। अगर आप इसी प्रकार पूरे संविधान को आसान ट्रिक और सरल भाषा में पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, नोट्स बनाना और नियमित रिवीजन करना। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम भारतीय संविधान के अगले महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को इसी आसान तरीके से समझेंगे। जय हिंद।